कुछ समय पहले यूक्रेन एंड रसिया की वार के दौरान आपने अलग अलग न्यूज़ पे देखा होगा कि कैसे इंडिया रसिया से सस्ते में ऑयल खरीद के प्रॉफिट कमा रहा है। रसिया का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है उनका ऑयल। वो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। रसिया का मैक्सिमम रेवेन्यू वेस्टर्न कंट्री को ऑयल बेच के आता है। तो रसिया वर्सेस यूक्रेन की वार के दौरान वेस्टर्न कंट्रीज ने अगर रसिया से ऑयल खरीदने बंद कर दिया तो रसिया भी यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। सही बात है ना? लेकिन रुको, अभी समझाता हूँ तुम्हें। मैंने पहले ही बताया है कि रसिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। तो यूरोपियन कंट्रीज ने अचानक अगर रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया तो ऑयल की कमी आ जाएगी, और अगर किसी चीज की कमी आ जाए तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने थोड़ा अलग रास्ता चुना। उन्होंने क्या किया कि रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया और एक प्राइस सेट कर दिया कि रसिया एक बैरल ऑयल को $60 से ऊपर नहीं बेच सकते। और लॉजिकल भी है, रशिया अगर पर बैरल ऑयल $60 से ऊपर नहीं बेच पाएंगे तो उनके पास पैसा कम जाएगा, और पैसा कम जाएगा तो वो ज्यादा देर वॉर नहीं लड़ पाएगा। पर यही पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। ये देखो, वॉर से पहले हम रसिया से कितना ऑयल लेते थे और वॉर के टाइम कितना लेते थे। हमने रसिया से इतना ऑयल लिया जितना बाकी कंट्रीज से लिया हुआ कंबाइन भी कर दे तो भी मैच नहीं होगा। और सेंस भी बनता है, जब ऑयल इतना सस्ता है तो क्यों नहीं खरीदेंगे। हमें क्या मतलब है सैंक्शन से या वेस्ट क्या बोल रहा है। पर इंटरेस्टिंगली ऑयल अगर इतना सस्ता है, इतना ऑयल अगर इंडिया में आया तो गया कहाँ, और इंडिया में ऑयल का प्राइस कम क्यों नहीं हुआ। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सैंक्शंस को लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। और वेस्ट अगर रसिया को बोल रहा है कि तुम $60 से ऊपर ऑयल नहीं बेच सकते तो रसिया सैंक्शन को मान ही क्यों रहा है। वो मना भी तो कर सकता था। यही पे आते हैं ट्विस्ट। रसिया के पास बहुत सारा ऑयल है, पर उस ऑयल को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए शिप्स चाहिए, ऑयल टैंकर्स चाहिए। ऑयल की डैमेज या चोरी ना हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस चाहिए, और इन सारी शिप्स और इंश्योरेंस कंपनी को वेस्ट कंट्रोल करता है। वो लोग ऑयल तभी लेके जाएंगे जब रसिया अपने ऑयल को $60 या उससे कम में बेचेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। इमेजिन करो आपके पास बहुत सारा फ्रूट्स है और खरीदने के लिए लोग भी है, लेकिन आप उसे पहुंचा नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप खुद ही उसे वहां तक पहुंचाओगे। रशिया का भी यही हाल था। उसके पास ऑयल तो बहुत है लेकिन वो उसे बेच नहीं पा रहा है क्योंकि उसे पहुंचाने के लिए शिप्स नहीं है। तो उन्होंने क्या किया होगा? मुंबई में एक गतिक शिप मैनेजमेंट करके एक कंपनी है। पहले इस कंपनी के पास 2 ऑयल टैंकर्स थे, लेकिन आज ये टैंकर्स बढ़ के 60 हो गया है। दुनिया के सिर्फ कुछ ही ऐसी कंपनी है जिसके पास इतने टैंकर्स हैं। कैसे इस कंपनी ने एक ही साल में इतने सारे टैंकर्स खरीद लिए, और गतिक इनके शिप सिर्फ रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के काम आ रहे हैं। आप थोड़ा गूगल कर लेना, इजीली समझ जाओगे। और ये सिर्फ एक कंपनी है, न जाने कितनी और कंपनी है जो रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं। पर इससे फर्क क्या पड़ेगा? रशिया खुद की शिप ही तो यूज कर रहा है ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट ये देखो थोड़ा, हमने जब रशिया से ऑयल खरीदा तो रशियन कस्टमर्स ने पर बैरल ऑयल का $43 चार्ज किया। पर जब ये शिप्स इंडिया में पहुंचा तो इंडियन कस्टम्स ने रिपोर्ट किया $63, लगभग $20 की डिफरेंस। और ये $20 है ट्रांसपोर्ट करने की चार्जेस। इतने पैसे नहीं लगते ट्रांसपोर्ट के, ये लगभग डबल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। ये एक बैरल के पैसे है, लेकिन हमने मिलियंस ऑफ मिलियंस बैरल खरीदे हैं रशिया से। लिटरली बिलियंस में चला जाता है। तो सारा पैसा गया कहाँ? ऑब्वियसली रशिया के पास, क्योंकि उन्होंने ऑयल ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहा था और रशिया ने ऐसे अपने लॉसेस को कवर किया। एक इंडियन ऑफिशियल ने बताया, हमें कोई नेगोशिएशन अलाउड नहीं था ट्रांसपोर्ट पे, भले ही वो चार्जेस डबल ही क्यों ना हो। इंडिया अगर रशिया से इतना ऑयल सस्ते में खरीदा तो इतना ऑयल गया कहाँ? हमें, तुम्हें, हम सबको ऑयल की प्राइस में तो कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दिया। चलिए बताता हूँ। रशिया से जितने भी शिप्स आया उसमें ज्यादातर शिप्स ये गल्फ ऑफ कच्छ में ही आया। गल्फ ऑफ कच्छ में 2 मेन रिफाइनरीज है। एक है जामनगर रिफाइनरी जिसे ओन करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने सस्ते में रशियन ऑयल लिया और उसे रिफाइन करके ज्यादा प्राइस में उसी वेस्टर्न कंट्रीज को बेचा जिन्होंने रशिया को सैंक्शंस लगाया था। रिलायंस का प्रॉफिट इतना हाई था कि गवर्नमेंट को अलग से एक्स्ट्रा टैक्स लगाना पड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट वाडिनार रिफाइनरी जिसे ओन करते हैं नायरा एनर्जी लिमिटेड, जिसका 49.30% स्टेक ओन करते हैं रशियन कंपनी रोसनॉफ, जिसे खुद ही रशियन गवर्नमेंट ओन करता है। इन्होंने भी सस्ते में ऑयल लिया और वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा प्राइस में बेच दिया। लेकिन ये भी तो रशियन ऑयल प्रोडक्ट है, वेस्ट को इसे खरीदने में दिक्कत क्यों नहीं है? जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही कम करता है।
वेस्ट के सैंक्शंस में था कि हम रसिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो ऑयल अगर किसी और प्रोसेस हो रहा है तो खरीद सकते हैं। और ऐसे रसिया इंडिया को यूज करके सैंक्शंस को अवॉइड किया। एक रशियन स्पाई ने अपने एक इंटरव्यू में दिल्ली यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर का एग्जाम्पल दिया, जिन्हें रसिया में इनवाइट किया गया। रशियन स्पाई कहते हैं कि ये प्रोफेसर सोचता था कि हमने इन्हें रसिया में इसलिए इनवाइट किया क्योंकि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है, लेकिन रसिया में इन्हें इसलिए इनवाइट किया गया था क्योंकि ये एक यूजफुल इडियट है। स्पाई कहता है, हम इंडिया के की पोजीशन से लोगों को रसिया में इन्वाइट करते हैं, बहुत ही अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, और फाइनली जब ये इंडिया में पहुंचेगा, ये अपने स्टूडेंट्स को, नेक्स्ट जनरेशन इंडियंस को रसिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेगा। और जो नेक्स्ट जनरेशन इंडियंस हैं, जो इन प्रोफेसर की बातें सुन रहा है, वो स्टूडेंट्स कल को अगर किसी की पोजीशन में पहुंचेगा, लाइक IPS, IFS, वो साइकोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हो जाएंगे और रसिया के फेवर में फॉरेन पॉलिसी उसी एटीट्यूड से लिखेंगे। इस स्पाई के अकॉर्डिंग ये स्लो बट इफेक्टिव प्रोसेस है। तो हमने देखा कि रसिया कैसे इंडिया को सस्ते में ऑयल के नाम पे और साइकोलॉजिकली बेवकूफ़ बना रहा है। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।